आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। कक्षा 9वीं विषय गणित अध्याय 2 बहुपद। पिछले अध्याय में अपन ने बहुपद के सामान्य प्रश्नों का अध्ययन किया और उसमें शेषफल प्रमेय के माध्यम से अपन ने शेषफल ज्ञात किया। आज प्रश्नावली 2.4 में अपन सामान्य प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। इसमें दिया है जो बहुपद दिया है उसका एक गुणनखंड है अथवा नहीं, यानी एक बहुपद दिया है और एक ये गुणनखंड दिया है, ये गुणनखंड इसका है अथवा नहीं। तो गुणनखंड के लिए मैंने पिछले अध्याय में भी आपको समझाया था, अब जब शेषफल प्रमेय से शेषफल 0 आ जाएगा तो गुणनखंड है और शेषफल 0 नहीं आएगा तो गुणनखंड नहीं है। तो इसके लिए सर्वप्रथम दिए गए गुणनखंड का अपन को शून्यक निकाल करके शेषफल प्रमेय में जमा करके शेषफल प्राप्त करेंगे। अगर शेषफल हमारा 0 आ गया तो प्रश्न हमारा गुणनखंड है, अन्यथा गुणनखंड नहीं है। तो ध्यान दीजिए, इसका अपन जब शून्यक निकालेंगे x + 1 = 0, तो हमारे पास होता है x बराबर हमारा शून्यक आ गया -1। अब जब शून्यक -1 आ गया तो इसको शेषफल प्रमेय में जमाएंगे। तो ध्यान दीजिए, px बराबर x³ + x² + x + 1। यहाँ हम x का मान -1 रखेंगे। तो ध्यान दीजिए, p - 1 बराबर -1³ + -1² + -1 तब हम हल करते हैं। p - 1 बराबर -1³ का अर्थ होता है -1 -1 का होल स्क्वायर होता है, प्लस को प्लस से गुणा करेंगे तो +1, या प्लस माइनस से अपन गुणा करेंगे तो -1 और +1। p - 1 बराबर 2 तो धनात्मक हो गए, 2 ही हो गए हमारे ऋणात्मक। तो p - 1 बराबर मान आ गया 0, यानी हमारा शेषफल क्या आ गया 0। अतः दिए गए बहुपद का x + 1 गुणनखंड है। इस प्रकार आपने देखा, सर्वप्रथम दिया गया जो बहुपद दिया गया है अपन को, ये बहुपद इसका इस बहुपद का ये x + 1 गुणनखंड है अथवा नहीं, तो हम शेषफल प्रमेय के माध्यम से लेकर या एक भाग दे देंगे, इसका इसमें भाग देंगे, भाग देने के बाद x + 1 का इसमें भाग देंगे, तो भाग देकर के जब शेषफल प्राप्त करेंगे, शेषफल अगर 0 आ गया तो हमको गुणनखंड है, तो वो तो एक बड़ी विधि हो जाती है। ये शेषफल प्रमेय के माध्यम से अगर निकालते हैं तो हमारा प्रश्न बहुत सामान्य बन जाता है और आराम से करने में भी सुविधा रहती है। तो सर्वप्रथम दिए गए गुणनखंड का शून्यक निकालना, इसका शून्यक प्राप्त किया तो -1 प्राप्त हुआ अपन को। फिर इसको शेषफल प्रमेय में जमाया, इसको px बराबर मान रखिए, x का मान हमारा जो शून्यक आया वो रखेंगे, हल करेंगे। अगर शेषफल 0 आ जाए तो गुणनखंड है और शेषफल अगर परिणाम से 0 नहीं आया तो गुणनखंड नहीं है। इस प्रकार अपन ने पहले प्रश्न का अभ्यास किया। अब देखेंगे आप प्रश्न नंबर 2 इसी प्रकार का। इसमें बहुपद दिया है हमको x³ + x³ + x² + x + 1। इसका गुणनखंड दिया है हमको वही x + 1, यानी इन सभी बहुपदों में पहले प्रश्न के ये प्रश्न है, इसमें जितने भी बहुपद दिए हैं उनका गुणनखंड x + 1 है अथवा नहीं। तो हम इसका शून्यक प्राप्त करेंगे, इसका शून्यक निकालेंगे। तो ध्यान दीजिए, शून्यक अभी निकाला था हमने, तो x बराबर क्या आ जाएगा -1, वही शून्यक, सबका शून्यक 1 ही निकलेगा क्योंकि एक ही आपने गुणनखंड दे रखा है। अब यहाँ इसको उसी क्रम में अपन जमा देंगे। px बराबर x³ + x³ + x² + 1। ये अपन ने बहुपद को शेषफल प्रमेय में जमाया। अब इसके शून्यक का मान इसमें रखेंगे। तो ध्यान दीजिए, p - 1 बराबर -1 हो गई हमारी 4 प्लस -1 हो गई 3 प्लस -1 हो गई 2 प्लस -1 प्लस 1। इस प्रकार हमने इनको जमाया। जमाने के बाद ध्यान दीजिए अपन हल करते हैं।
p माइनस 1 बराबर माइनस 1 की घात 4। जब घात सम हो तो मान आता है धनात्मक, जब घात विषम हो तो मान आता है ऋणात्मक, और ऋणात्मक को जब धनात्मक से गुणा करते हैं तो ये आता है ऋणात्मक। ये हो गया हमारा धनात्मक, धनात्मक को धनात्मक से करेंगे तो धनात्मक, ये आ गया ऋणात्मक और ये आ गया धनात्मक। क्योंकि यहाँ जब घात सम होती है तो उसका मान होता है वो धनात्मक आता है, और धनात्मक को जब धनात्मक से गुणा करते हैं तो धनात्मक संख्या ही प्राप्त होती है। जब घात विषम होती है तो उसका मान होता है ऋणात्मक, और ऋणात्मक संख्या को जब धनात्मक से गुणा करते हैं तो ऋणात्मक ही प्राप्त होती है। इस प्रकार इनका अपन ने मान ज्ञात किया। तो आगे हम हल करते हैं तो p माइनस 1 बराबर धनात्मक संख्या 1 2 3, 3 तो धनात्मक होगी और माइनस के 2 होगी ऋणात्मक, तो p माइनस 1 बराबर अपना शेष पर आया 1। अभी मैंने बताया जब शेष पर 0 आएगा तो गुणनखंड है, और शेष पर जब कुछ भी शेष बच जाएगा तो गुणनखंड नहीं है। तो इसमें लिख देंगे अतः दिए गए बहुपद का x प्लस 1 गुणनखंड नहीं है। तो आपने इस प्रकार देखा ये शेषफल प्रमेय के माध्यम से हम तुरंत पता लगा लेते हैं कि गुणनखंड है अथवा नहीं। अब इसी प्रकार हम तीसरा प्रश्न देखेंगे। इसी में तीसरा है x की घात 4 प्लस 3x की घात 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का ये अपना है जिसका सबसे पहले हमने निकाला शून्य, तो x बराबर वही माइनस का 1। अब इसको शेषफल प्रमेय में अपन ने जमाया, px बराबर x की घात 4 प्लस 3x की घात 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। अब अपन इसको हल करते हैं, तो ध्यान दीजिए p माइनस का 1 बराबर माइनस 1 की घात हो गया 4 प्लस 3 गुणा माइनस 1 की घात 3 प्लस 3 गुणा माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस माइनस का 1 और प्लस का 1। इस प्रकार हमने संख्याओं को डिवाइड कर लिया। अब आगे हम करते हैं तो p माइनस का 1 बराबर अभी बताया था जब घात सम हो तो उसका मान आता है क्या है धनात्मक प्लस का 1। इसका मान आया ऋणात्मक, ऋणात्मक और धनात्मक दिया तो प्लस का 3। ये भी हो गया क्या हमारा ऋणात्मक और ऋणात्मक आएगा माइनस के 3, ये आएगा धनात्मक फिर माइनस का 1 और प्लस का 1। अब इसको ज्ञात करेंगे p माइनस 1 बराबर धनात्मक देखिए 1 और 3 4 4 1 5, 5 तो संख्या होगी धनात्मक और 4 होगी हमारी ऋणात्मक। ये p माइनस 1 बराबर आ गया 1। इसका भी शेषफल 1 आ गया। अतः दिए गए बहुपद का x प्लस 1 गुणनखंड नहीं है। इस प्रकार आपने देखा शेषफल प्रमेय के माध्यम से अपन ने इन प्रश्नों का हल किया, दिए गए बहुपद का गुणनखंड है अथवा नहीं है। इसी प्रकार इसे अध्याय में प्रश्नावली में पहला सवाल में 4 है और दूसरे में हमारे पास 3 है। ये प्रत्येक सवाल इसी प्रकार से अपन इनको अभ्यास करेंगे। दूसरे में भी दे रखा है, एक तो px दे रखा है, gx दे रखा है। तो px तो अपना है शेष प्रमेय जमा देंगे और gx का मतलब है गुणनखंड, उसका अपन शून्य निकाल करके इसी क्रम में अपन रख देंगे। तो रख करके अपन अगर मान 0 आ गया तो गुणनखंड है, नहीं तो गुणनखंड नहीं है। दूसरे प्रश्न में अपन से है गुणनखंड प्रमेय लागू करते बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में gx px का एक गुणनखंड है अथवा नहीं। तो अपन को ये का यही तरीके से अपन को प्रश्नों को हल करना है। तो पहले में 4 और दूसरे में 3, ये सातों प्रश्न एक ही तरीके से हल होंगे, जिनका आप धीरे धीरे ये अभ्यास करिए तो आपको धीरे धीरे समझ में आएंगे अगर प्रश्न हमारे सही है अथवा गलत है। इसमें विशेष एक ही चीज का ध्यान रखना, शेषफल का। अगर शेषफल शून्य आता है तो गुणनखंड है, शेषफल और कोई आ गया तो गुणनखंड नहीं है।
इसी प्रकार तीसरे प्रश्न में k का मान ज्ञात किए जिनमें कि प्रत्येक स्थिति के लिए x माइनस 1 px का एक गुणनखंड हो। अब गुणनखंड है तो उसका मान क्या आ जाएगा? 0। गुणनखंड है तो px का मान कितना आता है? 0। इस स्थिति में अपन तीसरे प्रश्न को भी हल कर सकते हैं। तीसरे प्रश्न के लिए मुख्य भूमिका हमारी यही रहेगी, अब यहाँ इसका जो बराबर px का मान है वो क्या होता है? 0 आ जाता है। यहाँ दिए गए गुणनखंड का अपन वही शून्य निकालेंगे और इसमें मान रखते हुए हल करेंगे तो आपको k का मान आराम से प्राप्त हो जाता है। आप देखेंगे तो आपको धीरे धीरे हमारे एक एक प्रश्न समझ में आएंगे। फिर भी देखिए तीसरा प्रश्न का जैसे अपन को दे रखा है तीसरे का पहला एक प्रश्न ध्यान से देखिए, px दे रखा है अपन को x² प्लस x प्लस k, जबकि हमको एक गुणनखंड दे रखा है x माइनस a गुणनखंड दे रखा है। तो इसको अपन सबसे पहले से इसका निकालेंगे शून्य। x बराबर क्या गया? x का मान तो हमारा 1 आ गया। अब हमारा गुणनखंड है तो px का मान क्या हो गया? px बराबर होगा 0। अब इसको जमाएंगे x² प्लस x प्लस k बराबर क्या रख देंगे? 0, क्योंकि px का मान 0। गुणनखंड है तो px का मान आ गया 0। अब हम इनका मान जमा देंगे, x की जगह लिख देंगे 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस k बराबर 0। 1 का स्क्वायर 1, ये भी 1 प्लस k बराबर 0, तो k प्लस 2 बराबर आ गया 0। पक्षांतर करेंगे तो k बराबर माइनस के 2। इस प्रकार आप तीसरे प्रश्न को भी उसी शेष पर करने के माध्यम से हल कर सकते हैं। इसमें ध्यान देने की चीज है x माइनस a एक गुणनखंड है तो px का मान यानी गुणनखंड प्रमेय या शेष पर प्रमेय में इसका मान क्या होता है? 0। इसमें 0 हो गया तो इसकी px की जगह जब बनाएंगे इसका मान यहाँ 0 रख देंगे, इधर को रख दो चाहे इधर को रख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर इसमें x का मान जमाते हुए हल करेंगे तो k का मान प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार आप आज के अध्याय में इस तीनों प्रश्नों का आप अभ्यास करेंगे और अभ्यास करते हुए इस सभी प्रश्नों को हल करें। फिर भी कोई क्वेश्चन में आपको कमी रहती है उसको बताएं, तो अगले अध्याय में जब आएंगे तो अपन उसको समझाएंगे अगले इसमें क्या कमी है। धन्यवाद।